हेलो स्टूडेंट्स, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मन का लाइफ संपूर्ण पर। इससे पहले हम क्लास 10th के लिए एक सीरीज जो चलाते आ रहे हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, उसमें हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें हमने इससे पहले की वीडियोस में इंट्रोडक्शन देखा और उसके बाद हमने देखा टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, उसके बाद आपकी केमिकल बॉन्डिंग जो कार्बन के अंदर होती हैं उनसे रिलेटेड बातें हमने 2 पार्टों में की। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल आपके 3 पार्ट आ चुके हैं इस वीडियो से पहले, तो आप चाहें तो उन पार्ट्स को देखें और चीज़ों को समझते हुए चलें। अब हम ये चौथी वीडियो लेकर के आए हैं आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, जिसके अंदर हम अब कार्बन की थोड़ी और आगे बात करने वाले हैं। देखिए, हम कार्बन के लिए क्या क्या देख चुके हैं। हम कार्बन में बॉन्डिंग देख चुके हैं, टेट्रावैलेंसी देख चुके हैं कि कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसके बाद ये 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। ये सारी चीज़ें देखी, लेकिन इसका फ़ायदा हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस चीज़ को हम थोड़ा समझते हैं। देखें तो कार्बन जो है वो अलग अलग फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा। कार्बन आपने देखा होगा कि आपको डायमंड के रूप में मिल जाता है, कोयला के रूप में मिल जाता है, ग्रेफाइट जिससे आपकी पेंसिल बनी हुई होती है उस रूप में मिल जाता है। तो इस तरीके से हमको कार्बन कई रूपों में मिलता है। तो उन्हीं रूपों की हम आज बात करने वाले हैं और जो हमने बॉन्डिंग की बात की है उसका ही यहाँ इम्प्लीटेशन है। ठीक है, अब हम यदि बात करेंगे, एक शब्द आता है एलोट्रॉपी। एक शब्द आता है जो है एलोट्रॉपी। ठीक है, एलोट्रॉपी वर्ड के लिए यदि हम बात करें कि एलोट्रॉपी है क्या या एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो इसके लिए हम एक बात बता दें कि जब कोई मान लो कोई 2 ऐसे कंपाउंड हो, ए और बी हैं, मान लो तो कोई 2 कंपाउंड, इनमें यदि हम बात करें तो यदि इनकी मान लो कि फिजिकल जो अरेंजमेंट है वो तो थोड़ी आपको डिफरेंट दिखाई दे रही है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और जो इसका कंटेनिंग एलिमेंट है वो यदि सेम है, तो हम ऐसे जो प्रोसेस है उसको एलोट्रॉपी बोलते हैं, ऐसे फिनोमिना को एलोट्रॉपी बोलते हैं और ऐसे कंपाउंड को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके लिए मैं बात करूं कि आपने एक ले लिया ग्रेफाइट, या ऐसा समझो एक ले लिया आपने कोयला जो है वो ले लिया, और एक आपने अपनी पेंसिल ले ली। तो इन दोनों में आप देखोगे कि उसका ग्रेफाइट और ये कोल दोनों कार्बन के बने हुए हैं, दोनों की केमिकल रिएक्शन अलग हो सकती है लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो आप इनको एलोट्रॉप्स को बोलेंगे और इनका ये जो फिनोमिना है वो कहलाएगा आपका एलोट्रॉपी। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आई। एलोट्रॉपी क्या होती है, हम बात करते हैं द फिनोमिना ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। यदि डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाए जा रहे हैं एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है कार्बन है, वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में पाया जा रहा है। कार्बन कोयला के रूप में भी आपको मिल जाएगा, कार्बन आपको ग्रेफाइट के रूप में मिल जाएगा, कार्बन आपको डायमंड के रूप में भी मिल जाएगा। तो वो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में मिल रहा है, तो इसको आप एलोट्रॉपी बोलते हैं। और इन फॉर्म को, जितने भी फॉर्म में वो कंपाउंड पाया जाता है उन सारे फॉर्म्स को बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो हम बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर आप कई और भी चीज़ें हैं कि एलोट्रॉप्स में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है, आपको आगे जो देखने को मिलेगा लेक्चर में। तो जनरली हम ये समझें कि जिनका फिजिकल अरेंजमेंट अलग अलग होता है एक ही एलिमेंट का, वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस पूरे फिनोमिना को एलोट्रॉपी कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इस चीज़ को समझने के लिए। तो अब एक चीज़ समझिए कि जो कार्बन है उसके अंदर 2 प्रकार के फॉर्म पाए जाते हैं, एक एमॉर्फस फॉर्म और एक पाया जाएगा आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, ध्यान से समझिए। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन शब्द को समझिए तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि आपके घर की दीवार बनी हुई है मान लो, तो दीवार में एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर आप देखोगे कि ईंट लगी हुई है। मान लो इस तरीके से आपकी एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर ईंट लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन। एक फिक्स अरेंजमेंट के साथ आपने ईंटों को लगाया, उसमें मसाला भरा, तो एक आपकी दीवार तैयार हो गई, तो उसको कहोगे आप क्रिस्टलाइन फॉर्म। मान लो कि वही ईंट आपकी क्या हो कि ये दीवार गिर जाए,
या दीवार बनाने से पहले जो आप ईंट लेकर के आते हो, दीवार बनाने से पहले आप जो ईंट लेकर के आते हो तो वो ईंट जो है वो आपकी पड़ी हुई है, कहीं ऐसे ग्राउंड में पड़ी हुई है, दीवार गिर जाए तब वो ईंट पड़ी हुई है तो वो कहीं भी पड़ी रह सकती है। एक ईंट ऐसी पड़ी है, एक टुकड़े के रूप में पड़ी, एक ऐसी पड़ी है, एक ऐसी पड़ी मिलेगी, एक ऐसी पड़ी मिलेगी, एक ऐसी पड़ी मिलेगी, एक ऐसी, तो है वही ईंट लेकिन वो एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर आ गई, मतलब वेल सेटल्ड रूप में आ गई है, तो आपने उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म बोल दिया है। और जब वो वेल सेटल्ड फॉर्म में नहीं है, कोई कहीं भी किसी भी तरीके का अरेंजमेंट आ रहा है तो उसको आप बोलोगे एमॉर्फस फॉर्म। उसको क्या बोलते हो आप? एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। जैसे मान लो कि कार्बन बना हुआ है, कार्बन से कोई एलिमेंट बना हुआ है, जैसे डायमंड है, तो डायमंड में आप देखोगे एक फिक्स शेप में आपके पूरे के पूरे चीज़ें बनी रहती हैं। फिर डायमंड का आगे स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो डायमंड में आप देखोगे कि पूरी तरीके से आपके अरेंजमेंट्स फिक्स होते हैं कि डायमंड इस तरीके का है, मान लो इस तरीके से मैंने एक बना दिया है, तो डायमंड इस तरीके से आपका रहेगा, तो इसमें एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर कार्बन एलिमेंट रहेंगे, तो इसको बोलोगे आप क्रिस्टलाइन फॉर्म। लेकिन एक कोल देख लो, तो कोल कैसा भी ऐसा हो सकता है, आपका कोल ऐसा हो सकता है कि इसमें फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी कोई भी कहीं भी निकल सकता है, कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, कहाँ का भाग कहाँ निकल आए, तो इसको आप बोलोगे क्या? एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस मतलब जहाँ फिक्स तरीके से अरेंजमेंट ना हो, और क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब जहाँ फिक्स तरीके से अरेंजमेंट हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बात करें तो आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, एक ग्रेफाइट, फुल्लेरीन और डायमंड। ये 3 प्रकार के आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म है। जनरली हमको अपने सिलेबस में इनको ही देखना है, बाकी इधर ज़्यादा अपने को मतलब नहीं है। यदि अपन बात करें क्रिस्टलाइन फॉर्म का, तो इसके अंदर आपको कोक मिल जाएगा, चारकोल मिल जाएगा, और भी चीज़ें मिल जाएंगी। कोक, चारकोल वगैरह जो आपके रहते हैं, कोक, चारकोल, कोयला वगैरह जो रहता है वो आपका एमॉर्फस फॉर्म में रहता है। डायमंड, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन आपका किस फॉर्म में रहता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। यदि हम आगे बात करें तो हमारे पास अब बात आती है कि हमारे पास यदि हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें, जो हमारे सिलेबस में हमको जिनको पढ़ना है, वो डायमंड है, ग्रेफाइट है और आपकी फुल्लेरीन है। ठीक है, फुल्लेरीन है। तो ये क्या है? ये सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म है। ये किस तरीके से काम करेंगे तो इसको अपन आगे देखते हैं, आगे की स्लाइड में। पहले बात करते हैं डायमंड की। डायमंड हीरा, आप तो जानते हो कि डायमंड की रिंग पहनने की बहुत लोगों की इच्छा होती है, डायमंड का नेकलेस हो, कई लोगों की ऐसी इच्छा महिलाओं की होती है कि डायमंड का नेकलेस हो, और ये सारी चीज़ें। तो डायमंड भी एक कार्बन का ही फॉर्म है। मैं आपको लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, आप जुड़े रहिएगा। तो आपको मैं बताऊँगा कि एक ऐसी चीज़ है जिससे हीरा बनाया जा सकता है। जी हाँ, एक ऐसी चीज़ है जिससे हीरा बनाया जा सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है। ठीक है, और वो घर आपके, वो चीज़ जो है वो आपके घर में ही मिलेगी। तो इस चीज़ को ध्यान से आगे समझेंगे। तो डायमंड के अंदर एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं आपको डायमंड के लिए एक चीज़ बताऊं कि इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है डायमंड के लिए, यहाँ समझना, इसमें एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। डायमंड में एक मेन चीज़ है कि एक कार्बन जो है वो अगले 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है डायमंड के स्ट्रक्चर में। मेन चीज़ है, मतलब एक कार्बन ये है तो वो 4 कार्बनों से जुड़ा रहेगा, इस तरीके से एक्वायर किए हुए रहेगा। तो आप देखो ये एक कार्बन है, वो एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 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 मतलब इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। फिर अगले हर कार्बन आपके 4 इलेक्ट्रॉन से 4 कार्बन जुड़ा रहेगा। इसको देखो तो एक इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तीसरा ये और भी जुड़ा रहेगा आगे, तीसरा इधर कोई इसके पीछे कोई स्ट्रक्चर होंगे, वहाँ 2 जगह जुड़ा रहेगा। ये वाला देखो तो एक इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर जुड़ा हुआ है, तीसरा इधर जुड़ा हुआ है, आपको 3 तो दिख गए। चौथा इसके पीछे वाला एक भाग होगा इधर कहीं, वहाँ जुड़ा रहेगा। मतलब एक कार्बन 4 कार्बनों से ऐसी एक सीरीज बना लेता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पहला कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीसरे से जुड़ा, एक ऊपर जुड़ा हुआ है ये, और ये इससे जुड़ा। ये वाला कार्बन को आप देखोगे तो एक इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, इधर जुड़ा, ये 3 से जुड़ गया। फिर ये इस तरीके से एक चेन बनाता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हर कार्बन ऐसे 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ आपका रहेगा, और एक फिक्स स्ट्रक्चर आपको ये बना करके दे देगा। समझ गए बात को? तो इस तरीके से कार्बन जुड़ा रहता है जिसमें फिक्स स्ट्रक्चर रहता है। अब इसके कारण होता क्या, ये बहुत हार्ड हो जाता है आपका। डायमंड की यदि आप बात करो तो डायमंड में आपको एक चीज़ तो पता है
कि डायमंड में कि इसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए बात करो, आप ये डायमंड का स्ट्रक्चर समझ गए, तो डायमंड में आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि एक कार्बन 4 कार्बनों से जुड़ा रहेगा, ठीक है, और एक ऊपर साइड जुड़ा रहेगा इस तरीके से। तो डायमंड के स्ट्रक्चर के अंदर एक अब क्रिस्टल यूनिट होती है, ठीक है, उसके सराउंडेड 4 अदर कार्बन एटम्स, मतलब एक क्रिस्टल यूनिट बनती है इस तरीके की जिसके चारों ओर 4 कार्बन एटम होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो इसको कि मान लो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो अब मेरी उंगली में ये यहाँ पे मान लो कार्बन है, तो एक कार्बन ये जा रहा है इस साइड, ये उंगली को बता रहा है, दूसरा ये ऊपर साइड हो गया, 2 हो गए, ठीक है, एक इधर हो गया, 3 कार्बन से ये जुड़ गया, और चौथा एक इधर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से 4 कार्बन से ये जुड़ा हुआ रहता है। ये देखो, एक ये नीचे साइड चला गया, एक सामने साइड आ गया, ठीक है, 2 हो गए, एक ऊपर साइड चला जाएगा 3, और एक मेरे साइड इधर आकर के जुड़ जाएगा। ये 4 कार्बनों से ऐसे डायमंड में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरीके से 4 कार्बन से ये जुड़ा हुआ होता है, ये इसकी मेन चीज़ है, ठीक है। अब यदि हम आगे बात करें तो अब इसमें एक रेगुलर जो है वो टेट्राहेड्रॉन बनता है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन आप समझ रहे हो, एक कार्बन ये ऊपर, 4 कार्बन चारों साइड से घेरे हुए हैं, तो एक टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर इस तरीके से आपका बनता हुआ चला जाएगा, जो आप इधर देख रहे हो, टेट्राहेड्रॉन टाइप का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ट्राइपॉड टाइप में इस तरीके से एक ऊपर, तो ऐसे करके इसका एक स्ट्रक्चर आप इनको मिलाने की कोशिश करो, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रॉन टाइप का एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ चला जाएगा। अब यदि अपन इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अब ध्यान से समझना, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयरिंग में भाग ले लेते हैं। तो इसके लिए अपन बात करेंगे कि कार्बन को आपको पता है कि चारों वैलेंसी होती है और चारों इलेक्ट्रॉन इसके फुलफिल हो गए हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए आपका डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। दूसरी बात आपको पता है कि ये एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट है, बट आपका ब्रिटल सॉलिड है, ट्रांसपेरेंट और ब्रिटल सॉलिड होता है। ये आप ये डायमंड को देखते हो थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है। उसके बाद आप इसको देखेंगे कि डायमंड आपको पता हार्डेस्ट है, इसका उपयोग कांच काटने के लिए भी किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड है। कुछ चीज़ें आप याद रखना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 2.42 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फिजिक्स के अंदर पढ़े हुए हो। उसके बाद आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 3.52 है, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, बहुत आपके कंजस्टेड रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये आपका डायमंड, ये अल्ट्रावायलेट एक्सरे लाइट वगैरह में भी काम आता है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इनके लिए ये एक्सरे वगैरह इसमें से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो ये आपकी डायमंड का था। डायमंड में मेन बात ये याद रखना है कि एक कार्बन 4 कार्बनों से सराउंडेड बना रहता है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता लेकिन हीट को करता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न आ सकते हैं, 1 वर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं टर्म 2 के हिसाब से। अब यदि अपन आगे बात करें तो अगला होता है ग्रेफाइट। अब इसको समझना, ग्रेफाइट आपको मिलेगा, ये देखो सबको दिख रहा होगा मेरे हाथ में पेंसिल है, पेंसिल की जो निब बनी होती है ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। हाँ, वो बात मैं अभी भूला नहीं हूँ, याद रखना। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूफ है, आपके घर में मिलेगी, आपके पास मिलेगी, जिससे हीरा या डायमंड बनाया जा सकता है, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो यहाँ आप देखिए, ग्रेफाइट की बात करें तो ये जो पेंसिल की निब होती है ग्रेफाइट के रूप में काम करती है। और इसकी पेंसिल क्यों बनी हुई है, इससे क्यों लिखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी आप आज आपको मिलने वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अपन बात करें तो ग्रेफाइट भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर टाइप का होता है, लेकिन इसके लिए एक बात ध्यान रखना कि ग्रेफाइट के अंदर जो अभी डायमंड में क्या थे कि एक कार्बन चारों इलेक्ट्रॉनों को शेयर किया हुआ था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और 3 को ऐसे इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एक कार्बन से इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। इसको थोड़ा और क्लियर करें तो इस तरीके से एक कार्बन है,
उससे एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है और एक कार्बन इधर जुड़ा हुआ है। फिर ये वाला कार्बन है, इसने एक इधर जोड़ा हुआ है, एक इधर जोड़ा हुआ है, इसके 3 हो गए, ठीक है। फिर इसने एक इधर जोड़ा हुआ है, ठीक है, एक इसने इधर जोड़ा हुआ है, एक इधर पीछे जोड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जो इस तरह यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, यहाँ देखो, ये एक कार्बन है, ये एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान समझना। फिर ये ऊपर एक जुड़ा हुआ है, ये 3, ये 1 2, ये वाला कार्बन देखो अपने 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक बात देखोगे, ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये एक लेयर बना ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इधर जुड़ा हुआ है और ये, तो हर कार्बन को आप 3 से देखो। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ऐसे ही आप नीचे देखना, यहाँ आपको एक बहुत अच्छी बात पता चलेगी और ये बात भी पता चलेगी, पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो वो आपका मिट भी क्यों जाता है यदि रबर से मिटाते हैं, और हम पेंसिल से लिखते हैं तो वो लिखाता किस तरीके से, किस मैकेनिज्म पे काम करता है। आपको बता दें, पेन का लिखा हुआ नहीं मिटता है जनरली रबर से, लेकिन इससे मिट जाता है। ध्यान समझो, एक लेयर आपकी ऊपर साइड बन गई, इसकी समझ आ रहा है। एक ये रेड कलर से मैंने अलग से शो कर दिया, इस बात को देखो, एक लेयर, एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक इसने अलग लेयर ऊपर बना ली हेक्सागोन के अंदर, एक ऊपर लेयर बना ली, एक लेयर नीचे। तो ऐसे लेयर बाई लेयर बनाते जाता है। पहली लेयर बन गई है, दूसरी लेयर उसके नीचे। अब ये 2 लेयर के बीच में एक क्या होता है, एक इमेजिनरी या बहुत वीक सा बॉन्ड होता है, इससे ये जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए आप पेंसिल की निब को इस तरीके से तोड़ोगे तो आसानी से पेंसिल की निब टूट जाती है किसी भी तरीके। जैसे मैंने ये तोड़ दी तो ये पेंसिल की निब आप देखो अलग से ही टूट जाती है। ये इसीलिए टूट जाती है आसानी से और डायमंड में नहीं टूटती है, क्योंकि ये देखो एक निब है, ये जो है ना, एक लेयर ऊपर साइड होती है और एक लेयर नीचे साइड होती है। अब हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी है, वो अपन बाद में बात करेंगे, लेकिन एक लेयर ऊपर बन गई और एक लेयर नीचे साइड बन गई। तो लेयर बाय लेयर बनती जाती है इसमें बॉन्ड बन के, एक लेयर उसके नीचे, फिर देखो ये लेयर इसके नीचे, ये लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, फिर उसके ऊपर एक लेयर, और ये 2 लेयर आपस में है ना एक बहुत बिग बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है। 2 लेयर आपस में बहुत ही बिग बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो इसमें एक बिग बॉन्ड होता है तो इनको तोड़ना आसान होता है। जब आप पेंसिल से लिखना शुरू करते हैं, आप कुछ भी लिखोगे, पेंसिल से कोई भी एक वर्ड लिखोगे तो उसकी एक लेयर बन जाती है आपकी कॉपी के ऊपर। अब कॉपी के ऊपर लेयर बन जाती है, जब आप इरेजर से उसको मिटाते हो तो वो लेयर अलग हो जाती है। इसलिए पेंसिल से लिखा हुआ मिट जाता है कॉपी पे से, लेकिन पेन से लिखा हुआ क्यों नहीं मिटता? क्योंकि पेन की जो स्याही होती है, जो इंक होती है, वो आपकी क्या होती है कि कॉपी के पेज के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको सोच लेता है पेज, तो वो पेज के अंदर चली जाती है, ठीक है, कुछ भाग उसका, इसलिए वो नहीं मिटती है। लेकिन पेंसिल में क्या होता है कि एक लेयर होती है, वो सीधी सीधी लिखते हो तो एक लेयर उसके ऊपर उतर जाती है, फिर अगली लेयर आती है वो उतर जाती है, तो सीधी सीधी उसके ऊपर एक लेयर रखी हुई है। इसलिए आप पेंसिल से लिखोगे, ज़्यादा तेज हाथ से भी रगड़ दोगे तो वो मिट जाएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी एक लेयर बनी हुई है, कॉपी के ऊपर वो कॉपी के ऊपर वो एब्जॉर्ब नहीं हुई है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हुई है, अवशोषित नहीं हुई है, वो एक सिर्फ लेयर बनी हुई है। इसलिए आप ये बात देखोगे कि पेंसिल जो है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है और उससे लिखना आसान होता है और उसको मिटाना भी आसान होता है, सिर्फ वो लेयर के कारण। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो इसके पास अब एक बात करते हैं हम कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, चलो बात करेंगे अगली स्लाइड के अंदर। तो ध्यान से देखो, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? मैंने कहा था कार्बन में एक कार्बन जो है वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये कार्बन जो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काम में आता है, जल्दी बोल दो? तो फ्री इलेक्ट्रॉन काम में आता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल से वायर को पकड़ लो, करंट लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सीधी बात है, यदि कोई सॉल्यूशन रूप में नहीं है, सॉलिड रूप में है, तो यदि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं है
कहाँ से करेगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को तभी देखो, इलेक्ट्रिसिटी एक चीज़ है, उसको ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्ट करना मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करना। जब आपके पास आप गाड़ी है आपकी, मान लो ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, उसमें लोगों को बिठाल के ले जाते हो, तो सीट खाली होगी तब तो कोई बैठ के जाएगा, यदि सीट ही खाली नहीं है तो कोई कहाँ से बैठ के जाएगा। तो कहानी यहाँ वही होने वाली है, सीट खाली है तो आप बैठ के जाओगे। तो यहाँ पर भी सीट खाली मतलब इलेक्ट्रॉन खाली है तो वो ले जाएगा, फ्री है, खाली मतलब फ्री है। ठीक है, समझ गए इसको, इस तरीके से समझ सकते हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.2 होती है। ये एक्सरे वगैरह जो हैं उनसे क्या करती है, उनको ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया। एक बात समझ लेना, हमने इसमें बोला है कि दो हीरा जो आपका डायमंड था और आपका ये ग्रेफाइट था, इसमें एक बात, दो मेन अंतर ये है कि उसके पास एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी करता है। ठीक है, तो ये एक ग्रेफाइट का फॉर्म है। अब यदि हम आगे बात करें तो एक संरचना और मिली जिसमें 60 कार्बन थे, 60 कार्बन थे, तो बोला गया फुल्लेरीन। क्या बोला गया? फुल्लेरीन। ठीक है, इस फुल्लेरीन के लिए यदि हम बात करें तो इस फुल्लेरीन के अंदर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं कि आपका ये कार्बन है, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए, ये जुड़े हुए, ये जुड़े हुए, मतलब कुछ इस तरीके के हेक्सागोनिक स्ट्रक्चर होते हैं। कुछ आपको इसमें ऐसे पेंटागोनिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे जिससे 60 कार्बन आपस में मिल करके और एक छोटी फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको फुल्लेरीन कहा जाता है। तो 3 फॉर्म है आपके क्रिस्टलाइन में जिनको आप आगे और कुछ चीज़ें पीछे आप पढ़ चुके हो कि डायमंड पढ़ चुके हो, ग्रेफाइट पढ़ चुके हो और ये एक आपका क्या है? फुल्लेरीन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो आपके एमॉर्फस फॉर्म है। कुछ एमॉर्फस फॉर्म में जनरली मैं आपसे बात करूं तो ये कोयला, जिसको आपने देखा होगा, कोयला आपको घर में लकड़ी में मिल जाता है, आपको कोयला की खान भी होती है वहाँ भी मिल जाता है। तो यहाँ से आपको कोयला मिल जाता है और यही चीज़ आपको किस चीज़ में यूज़ की जाती है? हम जलाने के काम में आता है और भी कामों में आता है। कुछ कांच की चीज़ें लेके आते हैं तो वहाँ भी इसका कुछ फॉर्म जो होते हैं वो काम में आते हैं। कोयले के कई फॉर्म होते हैं आपके, लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइड होता है। ये बहुत बढ़िया कोयला, क्वालिटी कोयला होता है एंथ्रासाइड। एक बात याद रखना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। पीट कोल होता है। उसके बाद आपका चारकोल जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जो कि आपका क्या है? एमॉर्फस फॉर्म में होता है। एमॉर्फस फॉर्म का सीधा मतलब है कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना, या नो वेल डिफाइंड ऑर्डर, जिसके अंदर मैंने बोला ना वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं है कोई भी कहीं भी। ये देखो इसका एक चोंच इधर निकल आई, एक इधर, इधर कुछ भी हो सकता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो वेल डिफाइंड कभी भी नहीं होता है। तो ये थे आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यदि मैं आपसे एक बात करूं कि अब ये कोल वगैरह इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, डायमंड, ग्रेफाइट और आपको फुल्लेरीन, इन 3 टॉपिकों पे फोकस ज़्यादा करना है आपको। क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आएंगे। हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? आप हीरा बना सकते हो, डायमंड बना सकते हो। अब आपसे बने नहीं बने घर में वो आप जानना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ। मुझसे नहीं बन पाया अभी तक, लेकिन तरीका साइंटिफिकली है। देखो ध्यान से कि यदि जो कोयला होता है आपका, कोयला या कोल जो होता है, उसको आप हीट करोगे ना, बहुत हाई हीट, बहुत हाई टेम्परेचर पर, ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा के टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पे क्या करोगे? इसको गर्म करोगे और बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगा दोगे, तो ये बदल जाता है ग्रेफाइट में।
सर ग्रेफाइट से क्या है, देख कोयला भी आपके घर में, इससे ग्रेफाइट, और इसी को फिर से बहुत ज़्यादा हीट करते हो हाई टेम्परेचर पर। इस बार टेम्परेचर कोई लिमिट नहीं है, प्रेशर कोई लिमिट नहीं है, जो ये प्रेशर इंसान नहीं लगा सकता क्योंकि आपके पास कोई पात्र ही नहीं है इस टेम्परेचर को रख के उसको गर्म करने के लिए, इसलिए सिर्फ नेचर ही लगा सकती है। और जब ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उससे आपका डायमंड बनता है, मतलब हीरा बन जाता है। तो ये देखो मैंने कहा था ना, एक ऐसी चीज़ है जिससे हीरा बनता है जो आपके घर में पाई जाती है। देखो कोयला भी आपके घर में है और ग्रेफाइट भी आपके घर में है, इसलिए एक ग्रेफाइट तो आपके बैग में है, आप पढ़ रहे होंगे तो आपके पास रखी होगी पेंसिल। हाँ, तो एक बात ध्यान से समझो, एक कहावत है ना कि कोयले की खदान में हीरा मिलता है, तो वो कहावत बिल्कुल सही है, वो साइंटिफिकली प्रूफ है। क्यों? क्योंकि कोयले की खदान में इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा, नीचे जब ज़मीन में जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, हीट हो ग्रेफाइट में बदलता है, और वही ग्रेफाइट किस में बदल जाता है, हीरा में बदल जाता है और आपको डायमंड मिल जाता है। तो इसलिए ये याद रखना, कोयला से ही आपका हीरा बना है, वो कहावत बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आपको एरोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो आपसे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम सीरीज को आगे चलाते चलेंगे, देखेंगे आगे। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिस पे हम आपको सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।